दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम क्वेश्चन के पहले पार्ट की। जी हां दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग ग्रेविटेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे जो आपका पीछे के प्रीवियस थ्योरी पे बेस्ड है। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देख पा रहे होंगे। आपसे पूछा है कि कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है। कैपिटल जी का यूनिट क्या है, यही चीज़ आपसे पूछा है। मित्रों, आप सभी इसको याद किए हुए रहते हैं और मैंने आपको कई बार बताया है कि कैपिटल जी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिसको ये जी का वैल्यू या फिर जी का यूनिट याद नहीं रहता है। तब आप क्या करेंगे अगर यही क्वेश्चन सेम आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो मित्रों, आपको मैंने बताया था कि F इक्वल टू क्या होता है सर? तो F इक्वल टू होता है जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। किसके लिए सर? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। किसके लिए सर? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगता है तो किसी दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच में लगता है या किसी दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच में लगता है। तो यहाँ पे आपका m1 और m2 क्या है? दो द्रव्यमान युक्त वस्तु है और ये उसके बीच की दूरी है और इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर कि F इक्वल टू हम लोग जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। मित्रों, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 इंटू m2 हो जाता है। या फिर हम यहाँ से g निकालने का कोशिश करेंगे तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 हो जाता है। मित्रों, आप सभी को पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और जो हम लोग रेडियस लेते हैं तो उसको मीटर में ही मेजर करते हैं। तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और मास तो आपको पता ही है केजी होता है। तो केजी गुना केजी क्या हो जाएगा सर? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर और इसी को हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पे ये हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो अगर माइनस में 2 रहेगा तो भी ये आपका यूनिट सही है। कभी कभी मित्रों आपसे आपके एग्ज़ाम में इसका वैल्यू भी पूछ लिया जाता है और आप सबों को पता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है और इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ध्यान रखेंगे कि ये मान कभी भी किसी भी जगह पे परिवर्तित नहीं होता है और ये हमेशा फिक्स रहता है। तो आपसे कभी भी अगर जी का यूनिट पूछा जाए, अगर याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूला से आप निकाल लेंगे और इसका वैल्यू याद रखेंगे आप। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है आपसे कि जी का मान। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल जी दिया हुआ है इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आपसे क्या पूछा है कि जी का मान, आपका पहला ऑप्शन दिया है विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है और चौथा ऑप्शन आपका दिया है कि नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मित्रों, अगर हम ऑप्शन ए पर विचार करें तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि आप सबों को पता है कि जी का वैल्यू जो है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, अधिकतम कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर ध्रुव पे होता है। कहाँ पे होता है सर? ध्रुव पे होता है। जी का वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होता है, मतलब कम कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर इक्वेटर लाइन पे होता है। मतलब क्या हुआ कि विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पे होता है सर? विषुवत रेखा पर होता है। लेकिन आपके इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है सर कि विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। तो ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट दिया है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। हाँ, ये चीज़ सही है
क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, पृथ्वी के क्या करते हैं सर, केंद्र की ओर जाते हैं, तो जी का मान क्या होता है, कम होता है। या फिर पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो भी जी का मान क्या हो जाता है, हम लोग का कम हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने कंडीशन में बताया भी था कि या तो आप पृथ्वी सतह से ऊपर जाएं या पृथ्वी सतह से क्या हो जाए, नीचे हो जाए। दोनों ही सिचुएशन में जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन ऑप्शन सी को भी देख लीजिए कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, तो ये भी तो गलत है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाए या पृथ्वी के केंद्र की ओर जाए, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा। मैंने आपको पीछे के क्लास में इस कंडीशन को एक्सप्लेन भी करा था। और फिर आपका डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है कि जी का मान नियत रहता है। दोस्तों याद रखेंगे कि सिर्फ 45 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है सर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों जगह के लिए सत्य है, इसी दोनों जगह के लिए क्या है सर, सत्य है। बाकी के पृथ्वी के अलग पार्ट में, जैसे कि अगर हम ध्रुव पे चले जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है, इक्वेटर लाइन पे चले जाते हैं, विषुवत रेखा पे चले जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घट जाता है। ऊपर जाते हैं तो घटता है, नीचे आते हैं तो घटता है। तो ऑप्शन डी आपका गलत है, क्योंकि जी का मान कभी फिक्स नहीं होता। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। दैट मीन्स क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेवर डिपेंड ऑन देयर मास। मतलब आपका जो किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कभी भी उस वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करवाना चाहता हूं ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसका आसानी से जवाब दे सके। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है, कि एसआई इकाई डैश है। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटांग लिख दिया है तो कोई बात नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है। आप इसको इस सेंस में समझिए। अब है आपका कि ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, तो त्वरण का तो एक ही यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग आप सभी को पता है कि संवेग को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला क्या होता है, mv होता है। तो हम कहते हैं सर संवेग के यूनिट की जब बात करते हैं तो कहते हैं सर मास का यूनिट होता है kg और आपका जो वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो गया सर, संवेग का यूनिट हो गया। फिर है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। मित्रों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम में ही हम लोग जब F इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो Gm1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G, इसी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसी का यूनिट होता है। तो आप क्या कह सकते हैं सर कि आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। बस आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का, तो सार्वभौमिक नियम नहीं कहेंगे यहाँ पे उनको लिखना चाहिए था कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम में ही गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को हम लोग परिभाषित करते हैं। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि मित्रों अगर हम दबाव की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर जिसको हम लोग दाब कहते हैं, तो दाब का जो फॉर्मूला होता है तो हम लोग कहते हैं सर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। मतलब P इक्वल टू क्या हो जाता है सर, फोर्स अब बटा एरिया, फोर्स अब बटा एरिया, या हम लोग इसको हिंदी में बल अब बटा क्षेत्रफल कहते हैं। बल का यूनिट मित्रों न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो जाता है सर, तो दाब का यूनिट हो जाता है, प्रेशर का यूनिट हो जाता है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे, बिल्कुल आसान सा सवाल, बस छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान में रखना है, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। गुरुत्व के कारण त्वरण का फार्मूला क्या होता है। मित्रों, मैंने आपको जितना भी फार्मूला करवाया है पीछे थ्योरी के सेशन में, आप उन सारे का एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और उस फार्मूला को बार बार रिपीट करते रहिएगा। मेरे ख्याल से आपका न्यूमेरिकल सेक्शन इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर आप हर एक क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। देखिए, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो या तो फार्मूला बेस्ड होता है या थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। तो फार्मूला अगर याद रहेगा तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी आप लगा लीजिएगा, अगर फार्मूला ना याद रहेगा तो कंसेप्ट भी ना लगा पाइएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जी गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है। तो भाई आपको मैंने बताया है कि गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला क्या होता है कि Gm/r², Gm/r²। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे G क्या है आपका, तो G है सर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और आपका जो m है, ये m पृथ्वी का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान मत समझिएगा। ये m क्या है सर, पृथ्वी का द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ है। और ये जो त्रिज्या देख रहे हैं यहाँ पे r, ये किसकी त्रिज्या है सर, तो पृथ्वी की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान में रखना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण जो है, नोट करके आप लिख भी सकते हैं कि g जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तब आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी कहेंगे तो किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ हम लिखे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मित्रों, आप सभी ने g का वैल्यू याद कर रखा है पहले से, या तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। एक खास बात आप याद रखेंगे कि ये जो g का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख रहे हैं, ये आपका पृथ्वी के 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल का मान है। कहाँ का मान है सर, समुद्र तल का मान है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर g का वैल्यू होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक आपका एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है, इसको याद रखेंगे। ऐसे आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि G = Gm/r², मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। g का मान 10 मीटर पर सेकेंड लिया जा सकता है। मित्रों, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको चाहें तो चुटकी में बना सकते हैं, लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, कि मान लीजिए कि ये आपका कोई बॉल है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, किस स्पीड से सर, तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं प्रारंभिक वेग u = 25 मीटर पर सेकेंड से। 25 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहे हैं सर, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। दोस्तों, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो एक ऐसा सिचुएशन होगा कि ये यहाँ पे रुक जाएगा कुछ देर के लिए, मतलब थोड़े से समय के लिए, और फिर वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा और फिर वहाँ से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या कि ये ऊपर जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यहाँ पे किसी क्षण इसकी जो वेग होगी, जब ये रुकेगा उस समय इसकी वेग क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि जब वस्तु इस बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जाएगा तो कहता है कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा। मतलब क्या कि जब ये यहाँ से चला तो यहाँ इसका भी क्या हो गया सर, कोई तो ऐसा क्षण होगा ना, जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे ऊपर फेंके और फिर कहते सर नीचे चला आया,
तो मैंने आपको बताया था कि गुरुत्व के अधीन जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, पहले अपने महत्तम ऊंचाई को कवर करता है, फिर वहाँ पे उसकी वेग 0 हो जाती है और फिर वो क्या होता है, नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। तो सेम चीज़ आपका क्वेश्चन भी कह रहा है कि आप 25 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस बल को फेंक रहे हैं, वहाँ पे गया तो किसी क्षण इसका वेग क्या हो गया होगा, 0, और फिर ये ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया। ध्यान दीजिए आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। आपके इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि आप जी का जो वैल्यू लेंगे मित्रों वो कितना लेंगे, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब तक आपका जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड या और कुछ ना कहा जाए तब तक आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मानेंगे जी का वैल्यू। तो अब देखिए कि आपके इस क्वेश्चन में यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है और जी दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है कि महत्तम ऊंचाई, मतलब यहाँ मान लीजिए कि अगर इसका मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा, यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा। दोस्तों मैंने आपको पीछे के सेशन में एक फार्मूला बताया था कि जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही होती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जब वस्तु नीचे की ओर आ रही होती है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि v = u - gt होता है। याद कीजिए, आप लोग इसको मोशन इन टाइम में भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है सर, कि v = u + at, ये वाला फार्मूला आपको याद है। लेकिन यहाँ पे वस्तु तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण जब नीचे आएगा तब धनात्मक होता है, और जब ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, निगेटिव होता है। इसीलिए मैंने v = u - gt लिखा। ये माइनस कहाँ से आया, यहाँ से कि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आइए अब वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। देखिए v का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 0 दिया हुआ है। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा, क्या कहा गया है कि g का मान आप कितना लेंगे, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो चलिए g का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। टाइम तो हमको निकालना ही है। मित्रों क्या करते हैं कि इस 25 को इधर ले आते हैं तो ये -25 हो जाएगा और -10t हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और t = क्या हो जाएगा, 25/10। मतलब क्या कि 2.5 सेकेंड आपको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा सर, 2.5 सेकेंड टाइम लगेगा वस्तु को कहाँ पहुँचने में सर, तो महत्तम ऊंचाई पर पहुँचने में। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। पहला आपका दिया है समुद्र स्तर पर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सी लेवल पे पूछे तो आपका आंसर कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ध्रुवों पर पूछे, पोल पर पूछे तो क्या होगा सर, अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम। और नेक्स्ट भूमध्य रेखा पर पूछे। अब देखिए ये भूमध्य रेखा से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई भूमध्य रेखा का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के बीच से, भू मतलब भूमि और मध्य मतलब बीच, तो भूमि के बीच से जाने वाली रेखा, और इसी भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है सर, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर पूछ रहा है तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है सर, पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है सर, 0 हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आप ये चीज़ तो बताएं ना, बताएं भैया कि जब वस्तु पृथ्वी के सतह से ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जब जाता है तो जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आप कहेंगे कैसे हो जाता है। मैंने आपको किसी भी वस्तु को पृथ्वी के सतह से नीचे गहराई में जाने के लिए एक फार्मूला बताया था कि जब आपका कोई वस्तु पृथ्वी सतह से नीचे आए तब जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है g = क्या हो जाता है, g × 1 - h/r बताया था। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। और जब ऊपर जाता है तो 2h/re हो जाता है। re मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा गया कि पृथ्वी के केंद्र पे जा रहा है, मतलब क्या कि गहराई में जा रहा है। तो हम अगर यहाँ पे
इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि कैसे जीरो होता है, इसको ऐसे लिख दें कि जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रहा है, मतलब गहराई में जा रहा है। तो ये जो ऊंचाई हम माने हैं, ऊंचाई सेंस लेकर के, इसी को हम गहराई कह सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कह सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई h जो है वो एक प्रकार का दूरी ही है। तो हम यहाँ पे जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस, यहाँ पे ऊंचाई को ऊंचाई ना बोल करके केंद्र की ओर जा रहा है तो गहराई बोल दिए, तो डी डेप्थ हो गया। तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। आर ई का मतलब हुआ पृथ्वी का त्रिज्या। क्या हो गया सर? आर ई का मतलब पृथ्वी का त्रिज्या। दोस्तों जब आप लोग पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पे जो उसका गहराई होगा वो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाता है। आप क्या लिख सकते हैं सर कि पृथ्वी के केंद्र पर डी जो है वो आर के बराबर होता है, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होता है। हम लोग तो इसको इसी तरह मानते हैं, नग्न मान के चलते हैं। तो जब हम d इक्वल्स टू आर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या कि g डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ये जो d इक्वल टू आर है, यहाँ पे कैपिटल आर लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ये आर ई, और क्योंकि देखिए कैपिटल आर लिखा हुआ हो या फिर स्मॉल आर लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब सेम ही है, पृथ्वी की त्रिज्या ही है, लेकिन ये वाला आर लिख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई है। पृथ्वी के केंद्र पर डी इक्वल टू क्या हो जाता है सर? पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाता है। मतलब जो वहाँ तक की दूरी होती है या फिर ऊंचाई होती है, जो गहराई होती है, हम लोग उसको मान के चलते हैं कि वो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या भी तो बहुत ज़्यादा है, 6400 किलोमीटर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर कि जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी के जगह आर ई तो रख ही सकते हैं, तो 1 माइनस आर ई बटा आर ई, ये आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा। तो ये g इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1, ये और ये कटेगा तो आपका हो जाएगा g इंटू 0। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या हो जाता है? 0 होता है। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका बहुत ही आसान सा सवाल, 7वें नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा है आपसे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार इक्वल्स टू डैश इंटू इसका पृथ्वी पर भार। तो 1/6 कर दीजिए ना सर, 1/6 इंटू पृथ्वी का भार। आपको मैंने ये चीज़ बताया था पीछे के सेशन में। क्यों सर ऐसा क्यों हो जाता है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ पे नोट लिख लेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। और मित्रों आपसे यहाँ पे भार के बारे में पूछा है। आप सभी को पता है W इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। तो किसी विशेष स्थान के लिए जहाँ पे g का वैल्यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है, वहाँ पे वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। लेकिन जब आपका विशेष जगह नहीं दिया हो, जैसे कि आपका पृथ्वी का सतह नहीं दिया हुआ हो, किसी और जगह की आपसे बात करा जाए, तब आप क्या कहेंगे कि चूंकि ये मास कांस्टेंट होता है तो भार जब भी डिपेंड करता है तो किस पे डिपेंड करता है? गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो क्या होगा? भार भी बढ़ेगा, और अगर गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो भार भी क्या होगा? घटेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो उसको आप 1-2 बार बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताया हूँ सारी चीज़ों का। इसके बाद हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।